हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप लोग को हिस्ट्री की क्लास हम लेकर चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्या किया था, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ाया था बेटा। और कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ाकर सारी बातों को क्या किया था, समझा दिया था। अब उसी को आगे क्या करना है, कंटिन्यू करना है ना। तो आइए थोड़ा सा कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में थोड़ी सी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग सेकेंड कर्नाटक युद्ध की तरफ क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना। बेटा अगर देखा जाए, हम लोग ध्यान समझेंगे बेटा इस बात को। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था बेटा? 1746 से 1748 के बीच में हुआ था ना बच्चे। हाँ अच्छा, 1748 के मध्य बच्चे हुआ था ना। तो देखो बच्चे, अगर इसके मध्य हुआ था तो इसमें अगर की पॉइंट के रूप में हम लोग जानना चाहें, इस युद्ध का बेटा कारण क्या था बच्चे? अगर मैं आपसे कहूँ इस युद्ध का कारण क्या था, तो आप बता सकते हैं सर इस युद्ध का कारण क्या था बच्चे? तो आप कह सकते हो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ था, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में क्या हो गया था, संघर्ष हो गया था ना। ऑस्ट्रिया ना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया था 1940 में ना बेटा। तो 1940 में तो सबसे पहली बात तो आपने ये कारण देंगे बेटा कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया था 1940 में। इस कारण को हम लोग जानते हैं। दूसरी बात, अगर तत्कालीन कारण की बात करेंगे तो आप कह सकते हो ना कि क्या था, ला बार्टेन। और ला बार्टेन ने क्या किया था, फ्रांसीसी जहाजों को घेरा बना लिया था ना। तो मुख्य अगर पूछे तत्कालीन कारण क्या हुआ था, जब भारत में जो युद्ध चला था, तो भारत में क्या नाम था उसका बेटा, पूरा नाम अगर आपको पता है, ला बार्टेन नाम था ना बच्चे उसका क्या नाम था बच्चे, ला बार्टेन ना। तो ध्यान देना, उसका नाम था बच्चे ला बार्टेन। भारत में ला बार्टेन अंग्रेजी सेना नायक ने फ्रांसीसी जहाजों को घेर लिया था ना बच्चे, घेर लिया था। तो आप जानते हैं जब इसने घेर लिया था तो उसके बाद क्या हुआ था, डुप्ले फंस गया था। तो डुप्ले क्या चला गया कहाँ, मार्सेस। और मार्सेस में कौन था, लाबुर्देन था। और लाबुर्देन से जब मदद मांगता है तो लाबुर्देन क्या करता है, इसको लाबार्टेन को जली सीमा से और डुप्ले से क्या करता है, स्थलीय सीमा से, दोनों तरफ से इसे क्या करता है, घेर लेता है। और जब घेर लेता है तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, उसको हरा देते हैं। अब हरा देते थे, डुप्ले की नीति थी किसी लगे हाथ क्या करते कि कर्नाटक में कौन बसे हुए थे, अंग्रेज थे। तो हुआ कि चलिए इसी लगे कर्नाटक को भी क्या करते हैं, हरा ही देते हैं। और जब ये कर्नाटक तरफ अग्रसर होते हैं तो ये अंग्रेजी सेनापति जो थे, अंग्रेजी सेना जो थी वो क्या करती है, अनुरुद्दीन उसमें वहाँ के शासक थे, उनसे चापलूसी कर देती है। जब चापलूसी कर देती है तो ये संघर्ष किसके किसके मध्य में हो जाएगा बेटा, ये तो संघर्ष पहले प्रारंभ कैसे हुआ समझ में आ रहा है। इसके बाद ध्यान देना बेटा, इसके बाद क्या होगा बेटा, आप लोग देखेंगे संघर्ष। तो संघर्ष के क्षेत्र में बेटा कौन कौन था, तो सबसे पहले तो ये संघर्ष किसके बीच में था, फ्रांसीसी और किसके बीच में था बेटा, अंग्रेज की तरफ से। किसके था, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में लड़ाई थी। पर हुआ क्या बेटा, एक तरीके से अब मान के चलिए तो हम लोग ये मान सकते हैं ना बेटा कि अंग्रेज एक तरफ थे, एक तरफ क्या थे बेटा, फ्रांसीसी थे।
फ्रांसीसी थे। तो बेटा आप लोग को पता है कि अंग्रेज की तरफ से कि कौन लड़ने गया था, इसको इन्होंने किसको दिया था, अनरुद्दीन ना, अनरुद्दीन। कौन था बच्चे, अनरुद्दीन। तो ध्यान, अच्छा ये था ना अनवर अनरुद्दीन। तो अनरुद्दीन था, अनरुद्दीन वहां का क्या था, राजा था। अनरुद्दीन का सेनापति कौन था बेटा, महकूज खां। ये महकूज खान था बेटा। अब इधर से ये तो मिला लिए थे किसको, अनरुद्दीन को। अनरुद्दीन कौन था, कर्नाटक का भैया नवाब था, सेना था, मतलब राजा था। वही फ्रांसीसी की तरफ से कौन था बेटा, डुप्ले था। कौन था, डुप्ले था। और डुप्ले ने किसको भेजा था बच्चे, तो डुप्ले ने किसको भेज दिया था, आपको मालूम होगा तो किसने भेजा था, पैराडाइज को, पैराडाइज। अब क्या होता है इस पैराडाइज और महकूज का क्या होता है बच्चे, तो आप जानते हो कौन सी नदी पर, अडियार नदी पर। कौन से, अडियार नदी के, अडियार नदी के कौन सा तट था बेटा, सेंट थॉमस स्थान में, अडियार नदी के सेंट सेंट थोमे नामक स्थान पर क्या होगा बेटा, युद्ध होता है ना, युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, पैराडाइज की जीत होती है, महकूज की क्या होती है बच्चे, हार होती है ना। अब महकूज मारा जाता है, अब इस प्रकार से फ्रांसीसियों की एक तरीके से क्या हो जाती है, जीत हो जाती है ना। तो ये जीत हो जाती है बेटा, तो यहाँ फ्रांसीसी जीत हो जाती है, तो कहीं नहीं कहीं भारतीय राजनीतिक दल में इनका क्या हो गया, प्रवेश हो गया था। तो ये बातें हमने क्या ये बातें मैंने आपको क्या किया था, समझा दिया था। फिर कहा था इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी, ध्यान देना है, समाप्ति। तो अगर समाप्ति की बात करेंगे बेटा, तो इसमें क्या हुआ था, एक्स ला सैपल की संधि, एक्स ला सैपल की संधि 1748 के तहत ना बच्चे, तो समाप्ति हुई थी। अब इसमें हुआ क्या था बेटा, तो ध्यान देना है, कर्नाटक का जो क्षेत्र था वो किसे, मद्रास वाला जो एरिया था, पूरा कर्नाटक वाला क्षेत्र किसको मिल गया था, तो मैंने बताया था कि कर्नाटक जो उसमें क्या किसको मिल गया था बच्चे, अंग्रेज को मिल गया था ना। तो कर्नाटक का क्षेत्र, क्योंकि कर्नाटक पे कंट्रोल किसने किया था, इस वाले क्षेत्र पे फ्रांसीसी किए थे ना। वास्तव में कर्नाटक था कि मद्रास था, मद्रास। तो मद्रास क्षेत्र किसको मिला जाता है, अंग्रेजों, क्योंकि वो मद्रास पे कौन थे, अंग्रेज थे। और नीचे पांडिचेरी भी कौन थे, फ्रांसीसी थे। तो आप कह सकते हो यहाँ से क्या हुआ था, मद्रास क्षेत्र अंग्रेजों को मिलता है, ठीक है बच्चे। और इसके साथ हमने मद्रास क्षेत्र किसको मिलता है, अंग्रेजों को। और वहीं पर अगर मैं दूसरी बात करूं तो जो लूबर क्षेत्र था बेटा, लूबर क्षेत्र किसको मिलता है, लूबर क्षेत्र यूएसए का किसको मिलता है, फ्रांसीसी को, ठीक है, फ्रांसीसी को मिलता है। तो ये बेटा इसका तो मैंने क्रक्स हो गया, इसको तो ऑलरेडी मैंने अगले क्लास में सब कुछ डिटेल पूरा पढ़ाया हुआ है। एक तरीके से आपका ये क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब रिवीजन के तौर पे आप इसको चाहे तो सारे बातों को कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब मैंने आपको यही बताया था कि मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट लिखवा रहा हूँ, तो आप ब्रेक हिसाब से इस तरीके से अगर डायग्राम बना लेंगे कि इस युद्ध के पीछे कारण क्या थे, इस युद्ध के बीच में संघर्ष किसके किसके मध्य में हुआ था, क्या कहानियां थी, अब जिससे इसको पढ़ते चले जाएंगे समझ में आ जाएगा। अनरुद्दीन था, महकूज था, तो अनरुद्दीन क्यों शामिल हुआ, क्योंकि इसके पहले अंग्रेज और फ्रांसीसी की लड़ाई हो चुकी थी, है ना। तो बचाव के लिए लिया था। तो अंततः मैं आपको लिखवा रहा था, और लिखवाने के दौर में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको लिखवा दिया, तो मैंने कहा था कुछ कोटेशन लिख लीजिएगा, जिससे आपके उत्तर शैली में क्या हो जाए, और ज़्यादा मुखार आ जाए। तो मैं शायद आपको फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर की बातों को बता दिया था ना। उसी के बाद बेटा एक दो और लिख दीजिए कोटेशन, जिसको आप यूज कर पाएंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड युद्ध ना, सेकेंड कर्नाटक युद्ध। चलो बच्चे, तो लिखिए, लिखेंगे मालसेन के अनुसार, मालसेन के अनुसार इस युद्ध ने फ्रांसीसियों को
फ्रांसीसियों को अधीनस्थ के स्थिति से अधीनस्थ के स्थिति से अधीनस्थ के स्थिति से छलांग लगाकर छलांग लगाकर छलांग लगाकर प्रभु की स्थिति में पहुंचा दिया। छलांग लगाकर प्रभु की स्थिति में पहुंचा दिया। प्रभु की स्थिति में पहुंचा दिया ना। अब देखिए बच्चे, इसका मतलब क्या है? इन्होंने कहा ना कि जैसे ही ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, तभी तक ये लोग जो थे फ्रांसीसी थे, ये क्या थे, या फिर जो भी यूरोपीय कंपनी थे, वो किसी न किसी राजा के अधीनस्थ होकर कार्य करते थे। मतलब वो किसी न किसी के अंदर कंट्रोल होकर काम करते थे। पर इस युद्ध ने उनके अंदर एक क्या नई उनको उत्कंठा जगा दी, एक नई विचारधारा को जन्म दे दिया कि हम भारत के अंदर राज भी कर सकते हैं। हम उसके अंदर भारत के अंदर क्या कर सकते हैं? राज भी कर सकते हैं। ऐसी विचारधारा डाल दी। तो मार्शन का कहना बात सही भी है। इसके पहले उनके मन में तो कभी नहीं था कि हम भारत के अंदर राज करेंगे। पर जब देखे कि इनको राजाओं को जब हरा दिया, अब इतनी बड़ी सेना को 100-150 लोगों ने मिलकर क्या किया? सफरा दिया। तो इसका मतलब ये है कहीं न कहीं कि हम लोग भारत को विजय कर सकते हैं। ऐसी उनके बीच में विचार, मन में क्या होगी? विचार में भावना आ गई ना, ऐसा मन में विचार आ गया बेटा। वही लिखेंगे अगला, अगले क्वेश्चन लिख लें बेटा। इतिहासकार डार्डवेल के अनुसार कर्नाटक के प्रथम युद्ध ने डुप्ले के प्रयोग एवं क्लायू के कृत्यों के लिए रंगमंच खड़ा कर दिया। आई बात समझ में? तो एक तरीके से भाई दोनों के लिए क्या हो गया? एक युद्ध स्थल के रूप में काम किया था। मैंने बताया था ना, ये बैटल एरिया के रूप में क्या किया? कर्नाटक को यूज किया गया। बस इसमें इस बैटल एरिया में क्या हुआ? जाहिर सी बात है, जब बाढ़ आएगी तो अगल बगल के क्षेत्र प्रभावित होंगे। तो वही चीजें यहाँ भी हुई। ठीक है ना? अब आइए, तो इस तरीके से हमने कर्नाटक के प्रथम युद्ध को क्या किया? पूर्णतः समाप्त कर लिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, किसको पढ़ेंगे? कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को पढ़ेंगे। अब आइए समझते हैं कर्नाटक द्वितीय युद्ध का बेटा कैसे हुआ, क्या इनके पीछे रीजन थी, सारे कुछ को समझते हैं ना बेटा। आइए, यहाँ तक की बात क्लियर है ना बच्चे? अगर नोट डाउन हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ये तो हमने आपको ऑलरेडी कल ही पढ़ा दिया था। आइए, अगर बच्चे हम लोग आगे की बात करेंगे तो आगे हमारे पास कौन है बेटा? तो अगला हमारे पास है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब ये कब से कब हुआ? 1749 से लेकर 1754 के बीच हुआ था ना। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से लेकर 1754 ना बेटा। इस युद्ध की बात करेंगे तो इसी बंद हुआ था। देखिए बच्चे, जब इसके मध्य हुआ था तो जरा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस युद्ध के पीछे कारण क्या था। सबसे बड़ी बात है, इस दोनों युद्ध के पीछे कारण क्या था, कि आखिर युद्ध हुआ क्यों? तो देखिए बच्चे, अगर इस युद्ध के कारण के पीछे पड़ेंगे ना, तो सबसे बड़ी बात है ना, कर्नाटक एवं हैदराबाद के उत्तराधिकार का मुद्दा था। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों? कर्नाटक के उत्तराधिकार का मुद्दा भारत के अंदर ऐसी क्यों स्थिति आ गई? तो आपको बताऊं, उस समय कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे दोस्त अली। कौन हुआ करते थे? दोस्त अली। अब इधर आपको बताऊं, हैदराबाद के जो शासक होते थे कौन थे? निजाम कौन थे? तो आसफ जा चिंगलिज खान। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर इसके
हैदराबाद के निजाम कौन थे बेटा? चिंगलिज खान था, जिसे आसफ खां कहते थे। वहीं उस समय जो कर्नाटक था, उस समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? दोस्त अली थे। अब इत्तेफाक से इधर क्या होते हैं, हैदराबाद में निजाम की मृत्यु हो जाती है, किसकी? चिंगलिज खान का मृत्यु हो जाता है, और उधर दोस्त अली की भी मृत्यु हो जाती है। तो दोनों राजशाही पद क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। दोनों राजशाही पद क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। तो हैदराबाद में जो निजाम था चिंगलिज खां था, तो इसका बेटा एक पुत्र था जिसका नाम था नासिर जंग। इसका पुत्र था, क्या था नाम था? नासिर जंग था। और इसका नाती था मुजफ्फर जंग। इसके नाती क्या नाम था? मुजफ्फर जंग। अब इसके पुत्र का नाम क्या था? नासिर जंग। तो नासिर जंग चाह रहा था कि भाई गद्दी पर मैं बैठूं, उसका बेटा। अगर आप वंशागत के आधार पर देखेंगे तो उसके बेटे को गद्दी बैठना चाहिए, पर इसका पुत्र चाह रहा था कि मतलब नाती जो था वो चाहता था कि गद्दी पर कौन बैठे? मैं बैठूं। तो इस बीच में लेकर दोनों आपस में क्या होने लगा? संघर्ष होने लगा कि इस सीट पर हम बैठेंगे कहाँ पे? हैदराबाद में। और सेम टू सेम ऐसे ही कहाँ हो गया बेटा? कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक के अंदर कौन था? दोस्त अली था। और जब दोस्त अली का मृत्यु हुआ तो उसका पुत्र कौन था? अनरुद्दीन था। अनरुद्दीन ही तो क्या किया था? पहले कर्नाटक युद्ध में लड़ाई किया था। और जब अनरुद्दीन था, और उधर उसका एक दामाद था जिसका नाम था चांद साहब। कौन थे? चांद साहब। इनके दामाद कौन थे? चांद साहब थे। तो दामाद जो था चांद साहब, वो चाहता था कर्नाटक गद्दी बैठने के लिए। अब इधर अनरुद्दीन भी चाहता था गद्दी पर बैठने के लिए। अब ऐसे कंडीशनों में वो दोनों जगह पे पद क्या थे? खाली थे। तो दोनों जगह पे उत्तराधिकारी की क्या हो गई? संघर्ष थी। तो बात समझ आए ना? तो पहला कारण आप समझ पा रहे हैं? अभी मैं लिखवा दूंगा सारे पॉइंट को। तो सबसे पहले आप की पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैं इनको डिटेल में लिखवाऊंगा। तो कह सकते हो कर्नाटक एवं हैदराबाद में उत्तराधिकार का क्या था बेटा? मुद्दा था ना। सर ये दोनों आपस में नहीं लड़े थे, मतलब पहले अपने क्षेत्र में लड़ रहे थे ना। कर्नाटक में कैसे? चांद साहब और प्लस कौन थे? अनरुद्दीन। और हैदराबाद में कौन थे? तो हैदराबाद में कौन था बच्चे? कौन था? दो लोग थे ना, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच में संघर्ष था। अभी देखिएगा मैं इसमें कैसे अंग्रेजों को एंट्री करवाऊंगा, कैसे अंग्रेज और एक तरफ फ्रांसीसी गुट बनाएंगे, और गुट बनाकर इसमें अपनी रोटी सेकने का काम कैसे करेंगे दोनों। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार मुद्दा था ना बेटा। तो पहला बात आप समझ गए कि हैदराबाद एवं कर्नाटक के युद्ध के उत्तराधिकार का मुद्दा था। दूसरी बात बेटा क्या थी? तो एक कारण और बता सकते हैं बेटा। दूसरा कारण हम ये भी तो सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सेना जो थी और फ्रांसीसी सेना, बाकी इसके पहले जो डच थे, जो पुर्तगालीज थे, ऑलरेडी तो खत्म हो चुके थे मार्केट से। अब इनको क्या करना था? अपने व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त करना था। अब व्यापारिक एकाधिकार कब प्राप्त होगा? जब दोनों से कोई जंगल है, भाई दोनों शेर हैं, तो दोनों अपने क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। व्यापार सही तरीके से चल नहीं पाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जो पूर्वी देश थे, उस पूर्वी देश में दोनों देश का वर्चस्व तगड़े में था। इधर फ्रांसीसियों का भी, इधर किसका था? अंग्रेजों का भी। तो अंग्रेज ये चाह रहे थे कि हमारा यहाँ पर सर्वोच्चता स्थापित हो, और ब्रिटिश जो चाहते वो फ्रांसीसी जो चाहते थे कि हमारा वर्चस्व बना रहे। और जिसका वर्चस्व बना रहेगा वही कल के मार्केट में क्या होगा? टिकेगा। तो क्या होंगे? तो दोनों यूरोपीय कंपनियां अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए भी ऐसे मौके का तलाश कर रही थी कि कहीं ऐसा मौका मिले जहां हमारा टकराव हो तो हम फ्रांसीसी को क्या कर दे? बाहर कर दे। और अंग्रेज सोच रहे थे फ्रांसीसी को बाहर कर दें, और फ्रांसीसी सोच रहे थे अंग्रेज को बाहर कर दें। अभी दोनों के मन में ऐसी उत्कंठा चल रही, क्योंकि फ्रांसीसियों को निकालना है मार्केट से बाहर। कहाँ से? पूर्वी देशों से। पूर्वी देशों अर्थात करके भारत के एरिया से फ्रांसीसियों को क्या करना है? बाहर करना है। और अंग्रेजी अपनी व्यापारी को क्या, यूरोपीय कंपनियों को क्या करना है? बढ़ाना है। तो ऐसे कंडीशन में ये मौके की तलाश कर रहे हैं। अब ऐसे मौके की तलाश की भरपाई कहाँ होगी? कर्नाटक और हैदराबाद में। कैसे होगी? बने रहिए थोड़ी देर तक देखेगा। तो दूसरा बेटा आप लोग कारण इसमें बता सकते हो कि दोनों यूरोपीय कंपनियां फ्रांस एवं ब्रिटिश, दोनों यूरोपीय कंपनियां फ्रांस एवं ब्रिटिश सर्वोच्चता को
स्थापित करना चाहते थे। तो पहला कारण समझ आया बेटा, दूसरा कारण समझ आया। सर्वसत्ता स्थापित करना चाहते थे, तो दोनों तो आपस में टकराने के लिए खुद ही तैयार हैं, बस उनको कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां पे ये टकरा पाए ना बेटा, समझ रहे हैं। तो ये मुख्यतः दो कारण देखेंगे। तो आइए देखिए क्या परिस्थितियां बनती हैं और कैसे ये टकराने के कारण बनते हैं ना बेटा, तो देखेंगे। दक्षिण भारत की परिस्थितियां, अब बेटा दक्षिण भारत की परिस्थितियां देखेंगे तो इसकी भरपाई जो ये लोग चाहते थे लड़ने के लिए, इनके लिए युद्ध बैटल कहाँ दिखाई दे रहा था, कर्नाटक और हैदराबाद में। तो देखते हैं, अगर देखा जाए तो एक तरफ क्या होगा बच्चे, एक तरफ हम क्या लेंगे हैदराबाद में, हैदराबाद, और दूसरी तरफ क्या बेटा कर्नाटक, कर्नाटक। जरा समझिए बेटा, जो हैदराबाद था और जो कर्नाटक था, तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि जो हैदराबाद है इस समय यहाँ का निजाम कौन था, आसफ जहां। कौन था बेटा, आसफ जहां। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आसफ जहां को हम लोग क्या कहते हैं, चिंगलिज खान। इसी का नाम बेटा कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस यहाँ का नवाब कौन था बच्चे, नवाब था, आप लिख सकते हैं आसफ, आसफ जहां। कौन था बेटा, आसफ जहां। और जो आसफ जहां था, तो आसफ जहां का ध्यान देना क्या होता है, 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है बेटा, 1748 में इसकी क्या हो जाती है, 48 में इसकी मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो सत्ता क्या हो गया, खाली हो गया। और सत्ता खाली हो गया तो इसका जो नवाब था, इसका बेटा एक पुत्र था। क्या था बच्चे, पुत्र था। अब ये क्या था बेटा, एक पुत्र था, दूसरा कौन था बेटा, नाती। कौन था बेटा, नाती। पुत्र और बच्चे कौन था, नाती था ना। तो पुत्र कौन था बच्चे, तो पुत्र का नाम था कौन था बेटा, मुजफ्फर। कौन था, नासिर जंग। क्या था बेटा, नासिर जंग, नासिर जंग था। और नाती कौन था बेटा, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। तो ध्यान देना, पुत्र कौन था बेटा, मुजफ्फर जंग था, और नाती कौन था बेटा, नासिर जंग था। तब ये दोनों लोग ये चाह रहा था, नासिर जंग चाह रहा था कि नवाब कौन बनूं, मैं बनूं। और मुजफ्फर जंग कौन चाह रहा था, नवाब कौन बनूं, मैं बनूं। अब ऐसे कंडीशनों में अंग्रेजों को मिल गया मौका। अब अंग्रेज तो दोनों तरफ हो नहीं सकते हैं, तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने समर्थन किसका कर दिया, नासिर जंग का, उसके पुत्र का, कि भैया अगर विधि से चलेंगे तो पुत्र ही क्या होना चाहिए, नवाब होना चाहिए। तो नासिर जंग के सपोर्ट में कौन आ गया बेटा, नासिर जंग के सपोर्ट में आ गया कौन बच्चे, अंग्रेज आ गए। कौन आ गए, अंग्रेज। क्यों आ गए, कि अच्छा ये लोग भाई इनको मदद भी चाहिए था कि हमको कोई सत्ता पे क्या करे, बैठाए, क्योंकि इतना ज़्यादा मजबूत तो थे नहीं कि अपने सत्ता पे बैठ जाए। तो इन्होंने अंग्रेजों ने इस मौके का क्या उठाया बेटा, फायदा। अंग्रेज ने कहा चलिए हम आपका साथ देंगे आपको सत्ता पे बैठाने के लिए। अब जैसे इस नासिर जंग का सपोर्ट किसने किया, अंग्रेज किया। अब ये बात किसको पता चल गई बेटा, डुप्ले को। किसको पता चल गई, डुप्ले को। तो डुप्ले ने किसको सपोर्ट कर दिया, मुजफ्फर जंग को, चलो सत्ता तुमको हम बैठाएंगे, फ्रांसीसी। समझ रहे बेटा। तो इधर कौन आ गया बच्चे, तो इधर आगे कौन आ गया, इनके साथ नाती के साथ कौन आ गया, फ्रांसीसी आ गए। समझ रहे बच्चे। तो इधर सपोर्ट कौन कर दिया, फ्रांसीसी किसको, मुजफ्फर जंग को। और इधर इसको कौन सपोर्ट कर दिया, तो कह सकते हो अंग्रेज। अब दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को सपोर्ट कर दिया। अब फ्रांसीसी कौन था, डुप्ले था। अब इधर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। इधर कौन आ जाएगा बेटा, रॉबर्ट क्लाइव। और इधर कौन आ जाएगा, फ्रांसीसी, डुप्ले। अब देखो बच्चे, अब थोड़ी सी बात किसकी करेंगे हम लोग, आइए जरा से देखते हैं कि कर्नाटक में क्या स्थिति था। तो कर्नाटक में सत्ता किसका था बेटा, दोस्त अली का था। क्या था, उस समय कर्नाटक का, इसको बेटा हम लोग नवाब लिख दिए हैं, इसको हैदराबाद में क्या बोलते हैं, निजाम बोलते हैं ना। इनको क्या बोलते हैं बेटा, निजाम ना, निजाम। अब यहाँ बेटा कर्नाटक का अगर पूछे नवाब कौन था बेटा, नवाब था दोस्त अली।
और दोस्त अली का भी बेटा क्या हो जाता है, दोस्त अली का भी हो जाता है बेटा मृत्यु। और जब दोस्त अली का मृत्यु हो जाता है तो यहाँ पे हम नवाब के पद पे बैठे कौन, नवाब के पद पे बैठे कौन, तो नवाब के पे बैठने के लिए एक तो बेटा इनका क्या था बच्चे, इनका पुत्र था, और दूसरा कौन था बेटा, दामाद था। एक पुत्र था बेटा और दूसरा कौन था बच्चे, दामाद। और दामाद पुत्र कौन था बेटा, अनवरुद्दीन था, अनुद्दीन था। कौन था बच्चे, अनुद्दीन था। और दामाद कौन था बेटा, चाँद साहब। कौन थे बच्चे, चाँद साहब। तो चाँद साहब इसके क्या थे, दामाद थे, और इसका पुत्र कौन था, अनुरुद्दीन था। और अनुरुद्दीन का ही बेटा कौन था, तो अनुरुद्दीन का बेटा, बेटा ध्यान देना, तो अनुरुद्दीन का बेटा ही कौन था बेटा आप लोग को, मोहम्मद अली। कौन था बच्चे, मोहम्मद अली। समझ, एक और था महकूज खान, था सेनापति था वो, महकूज खान इसका क्या था, सेनापति था। और इसका पुत्र जो था क्या नाम था बेटा, मोहम्मद अली। क्या नाम था बच्चे, मोहम्मद अली। पुत्र कौन था, मोहम्मद अली। अब आप लोग अब जानिए, तो यह मोहम्मद अली था, तो आप जरा सोचिएगा, अंग्रेजों के ही तो कहने पर, अंग्रेजों के ही कहने पर बेटा क्या हुआ था, अनुरुद्दीन ने किससे लड़ाई लड़ा था, फ्रांसीसी थे। तो बताओ, तो अनुरुद्दीन के सपोर्ट में कौन आएगा, काहे भाई, अच्छा वो अंग्रेज अंग्रेज आएंगे। इनके सपोर्ट में बेटा कौन आ गया, तो इनके सपोर्ट में कौन आ गया बेटा, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज इसीलिए रेड पेन से लिखना हो खतरे हैं, क्या बेटा, अंग्रेज आ गए। और वहीं पर चाह साहब के जब जैसे जानते हो इधर अंग्रेज आ गए, इधर कौन आ गया बेटा, अब फ्रांसीसी आ गया बेटा। क्या हो गया बेटा, फ्रांसीसी। अब दोनों क्या हुए, गुटबाजी अपना बना लिए। अब देखिए अब कौन किसके गुट में आ गया, क्लियर हो रहा है बातें। अब गुट में क्या हो गया बेटा, तो क्या हो गया, गुट में आ गए। और जब गुट में आ गए तो एक तरीके से अगर कहा जाए की पॉइंट के रूप में अगर हम लिखने की कोशिश करें ही, तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, एक तरीके से अगर देखा जाए तो अंग्रेज कौन था बेटा उस समय, अंग्रेज डुप्ले था जी। कौन था बेटा उसमें, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव आ गया था ना बच्चे। एक बार चेक कर लीजिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव आ गया था कि नहीं आ गया था। हाँ, गूगल कर लीजिएगा तो मालूम चल जाएगा आया था कि नहीं आया था ना। चलिए देख लीजिएगा, तो अंग्रेजी तौर पर देख लीजिए कौन कौन है। तो अंग्रेजों की तरफ बेटा कौन है, एक तो बेटा कौन है, नासिर जंग है। क्या है बेटा, नासिर जंग है। और कौन है बच्चे आपके इसके तरफ कौन है, अनुरुद्दीन, अनु का पुत्र मोहम्मद अली, जो उसका पुत्र था कौन था, मोहम्मद मोहम्मद अली। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया आप जरा बताओ कि अब फ्रांसीसी तरफ कौन सा था बेटा, फ्रांसीसी, इसके पास कौन था बेटा, अब मुजफ्फर जंग कौन था आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मुजफ्फर जंग कौन था। और उसके बाद बेटा कौन था, चाँद साहब। कौन थे बेटा, हाँ रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव था ना बेटा। तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था बेटा, इधर तो कर रहा था डुप्ले। अब इनका अंग्रेजी कौन कर रहा था बेटा, रॉबर्ट क्लाइव। समझ रहे हैं। अब बच्चे देखिएगा अब होगा कैसे संघर्ष। अब हमने ये देख लिया कि कौन किसके पार्टी में है, हमने पार्टियों को देख लिया और कौन किसके पार्टी में है। अब आइए अब लड़ाना इनका क्या करते हैं, चालू करते हैं ना। तो देखो बच्चे लड़ाई होगी कैसे जरा समझिएगा। अब होता क्या बेटा, तो ध्यान देना आप लोग को, अच्छा थोड़ी सी मैपिंग वाली जानकारी तो पता है ना कि पुडुचेरी कहाँ पर है, बंगाल कहाँ है, मद्रास कहाँ है, तो पता ही है। तो बेटा होता क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यही छोटा सा मैं बना देता हूँ। देखो बच्चे अगर मैं थोड़ा सा छोटा ही मैप बना हूँ तो आप जरा समझिएगा कहाँ पे कौन सी चीजें क्या है बेटा ना। तो आपको नीचे पता है बेटा, सबसे नीचे क्या था, पौंडीचेरी था, फिर मद्रास था, है कि नहीं है, फिर ऊपर क्या था बेटा, हैदराबाद था, है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ क्या था बच्चे, सॉरी क्या था बच्चे, ये पौंडीचेरी था। क्या था बच्चे, पौंडीचेरी था। यहाँ क्या था बेटा, मद्रास था। यहाँ क्या बच्चे, हैदराबाद है बेटा। और यहाँ क्या है बेटा, बंगाल है।
क्या बच्चे, बंगाल है। अब यहाँ बेटा क्या था, चंद्रनगर। क्या था बेटा, चंद्रनगर। तो यहाँ क्या था बेटा, आपको बता दूं, तो यहाँ क्या था बेटा, चंद्रनगर था। और चंद्रनगर में अगर मैं बताऊं तो यहाँ कौन थे, तो यहाँ ध्यान देना फ्रांसीसी फैक्ट्री थी। अगर यह लिख रहा हूँ तो यहाँ कौन सी फैक्ट्री है बेटा, फ्रांसीसी है। और पौंडीचेरी में भी कौन है बेटा, फ्रांसीसी है। मद्रास में कौन है, अंग्रेज है। तो अंग्रेज के लिए क्या लिखता हूँ, इंग्लैंड ही लिख देता हूँ। यहाँ कौन थे बेटा, इंग्लैंड थे। तो बताओ ये कंडीशन है कि नहीं है। अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर कंडीशन देखने की कोशिश करो तो ये ध्यान देना, अगर देखा जाए कौन कौन चीज़ें कहाँ हैं। और यहीं पर एक स्थान और था छोटा सा बेटा, इन दोनों के ही बीच में, किसके किसके बीच में, मद्रास और पुडुचेरी के बीच में, जिसका नाम था सेंट डेविस। क्या था बेटा, यही भी एक स्थान था जिसका नाम था, ये कौन था बेटा, सेंट डेविस। क्योंकि इन स्थानों को देख लीजिए, क्योंकि इन स्थानों से हमारा काम है। अब होता क्या बेटा, सबसे पहली बात, बंगाल में, अब बंगाल में कौन है बच्चे, आप लोग को पता है ना, बंगाल में कौन है बच्चे, इंग्लैंड है। सेंट डेविस में कौन है बेटा, ब्रिटिश था। किसका था, ब्रिटिशर्स का था। अब देखिए होगा क्या, अब लोकेशन देख लीजिए कौन कहाँ किसका है। पांडिचेरी में कौन है, फ्रांसीसी है। मद्रास में कौन है, इंग्लैंड है। हैदराबाद में कौन है बेटा, तो हैदराबाद तो पूरा एक तरीके से क्या था, निजामों का था, तभी पूरा तरीके से वो खत्म नहीं हुआ था ना। तो ध्यान देना बच्चे। तो इसके बाद होता क्या है यहाँ पे, दूसरे युद्ध में, यहाँ पे ये सारी लोकेशन आपने देख लिया ना बच्चे। सेंट डेविस और बंगाल दोनों में ब्रिटिश नहीं रहा। हाँ, ये तो मैंने आपको लोकेशन बस दिखा रहा हूँ कि कौन पे कहाँ पे कैसे क्या हुआ था ना, कौन कहाँ पे था। अब देखो होगा क्या, ये तो मैं लोकेशन बस दर्शा रहा हूँ कि कौन लोकेशन कहाँ पर है। अब ये देखिए यहाँ पे कहानी होती क्या है, ये करता क्या है ना, फ्रांसीसी थे। अब फ्रांसीसी कौन थे बेटा, चार साहब थे। कौन थे बेटा, चार साहब थे। तो चार साहब और डुप्ले, चार साहब और क्या होता है, डुप्ले, और क्या होता है, चार साहब ने मिलकर क्या किया, हैदराबाद के कौन थे, मुजफ्फरजंग, मुजफ्फरजंग, चार साहब और कौन था बेटा, डुप्ले। ये तीनों ने क्या किया बेटा, ये तीनों ने, चार साहब ने मिलकर 1749 में क्या किया बेटा, अंबुर का युद्ध लड़ा। किससे लड़ा बेटा, अंबुर का युद्ध लड़ा। और अंबुर के युद्ध में क्या हुआ, अलाउद्दीन को पराजित कर दिया। जो ये थे अंग्रेज ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ सीट इनको दिलवाना था, तो इन्होंने किसको सपोर्ट में ले लिया था, मुजफ्फरजंग को। किसको लिया था बच्चे, मुजफ्फरजंग को। अब इधर कौन थे, चार साहब थे। कौन थे बेटा, चार साहब थे। और फ्रांसीसी कौन था, डुप्ले था। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, अलाउद्दीन को क्या किया बच्चे, हरा दिया। इनको क्या किया बेटा, हराया। जब इनको हरा दिया, तो इनका जो पुत्र था ना, ये भाग कर कहाँ चला गया, अंग्रेजों के शरण चला गया, त्रिचिल्ला में चला गया। कहाँ चला गया, त्रिचरापल्ली में चला गया, त्रिचरापल्ली। तो त्रिचरापल्ली में चला गया, कौन चला गया बेटा, मोहम्मद अली। क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने क्या किया, इनको हराया, फ्रांसीसी को। अब फ्रांसीसी को जब फ्रांसीसी ने क्या मिलकर अलाउद्दीन को हरा दिया। जब अलाउद्दीन को हरा दिया तो जो ये मोहम्मद अली था, इनका पुत्र था, ये भाग के कहाँ चला गया, त्रिचिरापल्ली। और त्रिचिरापल्ली में जाकर वहीं पर क्या हो गया, ये छुप गया, अंग्रेजों की शरण में चला गया। समझ रहे। और जब अंग्रेजों की शरण में चला गया तो उस समय गद्दी पे कौन आ गए, चार साहब आ गए। गद्दी पे कौन आ गए बेटा, चार साहब आ गए। तो जब चार साहब गद्दी पर आ गए तब होता क्या है, अब चार साहब ने कहा कि अब अंग्रेजों को यहाँ से हराए ही हैं, यहाँ से अंग्रेजों को हराए ही हैं। तो ये ध्यान देना, ये स्थान जो बेटा मद्रास से ही, ये पूरा एरिया जो है कर्नाटक में आता है। और कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है आरकाट। क्या नाम है बेटा, आरकाट। तो ध्यान देना, कर्नाटक के स्थान है बेटा आरकाट। तो ये क्या करते हैं, ये पता था इनको कि अगर ये जिंदा है तो आगे चलकर कहीं ना कहीं परेशानी हमको करेगा। जब क्या हुआ, चार साहब और प्लस डुप्ले ने मिलकर क्या किया, अलाउद्दीन को पराजित कर दिया युद्ध में, अंबुर के युद्ध में। अंबुर के युद्ध जब हुआ तो इसमें इनको क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया। अंबुर नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि अंबुर नामक स्थान पर हुआ था। जैसे वहां पर मैंने बताया था सेंट थोमे का युद्ध, तो ऐसे यहाँ कौन सा युद्ध होगा, अंबुर का युद्ध होगा। और उसमें अलाउद्दीन हारेगा। अब हारेगा तो मोहम्मद अली भागकर चला जाएगा त्रिचिरापल्ली। त्रिचिरापल्ली में कौन थे, अंग्रेज थे। तब ये चार साहब कहते हैं, ऐसा करते हैं, चलो इसको क्या करते हैं, मारने के लिए। तो यहाँ कर्नाटक ये पूरा अपना ले लिया तो हाँ, चार साहब तो यहाँ के सत्ता पे हासिल थे। जब ये भाग गया तो अलाउद्दीन मर गया तो सीट तो खाली हो गई, तो बचा कौन, केवल चार साहब। तो चार साहब तो गद्दी पे बैठ गए। गद्दी से बैठने से पहले क्या करते हैं कि मोहम्मद अली को सफरा ही देते हैं, क्योंकि ये अगर बचा रहेगा तो कहीं कहीं भविष्य में हमको दिक्कत करेगा। तो चार साहब और डुप्ले ये सभी सैनिकों को लेकर कहाँ निकलते हैं, त्रिचिरापल्ली। किसको मारने के लिए, मोहम्मद अली को मारने के लिए। किसको मारने के लिए निकलते बेटा,
मोहम्मद अली को मारने के लिए। अब इतने में रॉबर्ट क्लाइव जो था बेटा, इसने चल ली चाल। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या चली बेटा, एक बहुत अच्छी चाल चली कि इनको पता था कि रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि ये लोग कहाँ आ रहे हैं, तिरचिरापल्ली आ रहे हैं। और जब ये तिरचिरापल्ली आ रहे थे तो इसने किया क्या, तिरचिरापल्ली आ रहे थे तो इसने क्या किया, चला गया कहाँ, आरकाट। आरकाट क्या था, फ्रांसीसियों का हेड था, केंद्र था। जब डुप्ले अपनी सेना लेकर और सब कुछ लेकर कहाँ चले, तिरचिरापल्ली की तरफ, तो आरकाट भी खाली हो गया था। समझ रहे हो बेटा, आरकाट भी क्या हो गया बेटा, खाली हो गया। पौंडीचेरी भी क्या हो गया, खाली हो गया। ये लेकर कहाँ निकल रहा है, तिरचिरापल्ली, उसको मारने के लिए। जब मारने के लिए चले वहां से, तो वहां के सैनिक क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि मारने के लिए कहाँ आ रहे, तिरचिरापल्ली। जब तिरचिरापल्ली आ रहे हैं तो रॉबर्ट क्लाइव ने चल दी चाल, और उसने कहा कि ऐसा है कि ये लोग आ रहे इधर, इन्हें आने दो, और हम लोग पीछे चलते हैं, किस पे चढ़ाई कर देते हैं, आरकाट पे। समझ रहे हो। और जब यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव आरकाट की तरफ चढ़ाई किया, तो उसी समय क्या हुआ, डुप्ले को बुला लिया गया, कहाँ, इंग्लैंड, वहाँ फ्रांस में बाहर वापस। इसकी रणनीति अच्छी थी, ये बचा ले जाता, पर उसी समय डुप्ले को क्या किया गया, वापस बुला लिया गया। अच्छा, ऊपर वापस इसे बुला लिया गया, तो ऐसे में तो इसको रॉबर्ट क्लाइव को और अच्छा मौका मिल गया, और उसने आरकाट पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जैसे आरकाट पे आक्रमण किया, तो उसमें क्या हुआ, शाह साहब अब सेना लेकर बीचों बीच आ चुके थे, इसलिए पहले वेट किया, आने दो बीचों बीच। और जब ये बीचों बीच जैसे तिरचिरापल्ली और अपने पांडिचेरी के बीचों बीच, जब आरकाट के दोनों बीचों बीच जब आ गए, कहाँ पे, मान लो एक तरीके से यहाँ मान के चलो, जो मैंने सेंटेबिस दिखाया है, मान लो ऐसे बीचों बीच जब आ गए, तो अब ये क्या किया, इतने भी क्या किया, आरकाट पे आक्रमण कर दिया। जब आरकाट पे आक्रमण कर दिया, तब बताओ बचाए किसको, आरकाट को, कि चले तिरचिरापल्ली में इसको अंग्रेज इसको मारे। अब ये क्या किया, तो आरकाट को बचाने के लिए कहाँ बढ़ा, अब कहा कि ऐसा हो, इसको तो हम लोग बाद में मार लेंगे, चलते हैं आरकाट को बचाने के लिए। और जब तक ये लौट के आरकाट पे आता, तब तक मार के इसके पुत्र को, शाह साहब का जो पुत्र था, उसको मार के गद्दी पे कौन बैठ गए, अंग्रेज। और जब पूरी तरीके से कंट्रोल वहां गए, जब तक ये आए, तब तक न ही इनको आरकाट मिला, न ही तिरचिरापल्ली मिला। और ऐसे में फ्रांसीसी यहीं से क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। हाँ, मतलब कोशिश की है पूरा पाने चक्कर में, यहाँ तो मिल तो गया था सिटी ने, पूरा पाने चक्कर में पूरा पाए नहीं, और अंततः क्या होता है, फ्रांसीसियों की हार होती है। और यहाँ पर मोहम्मद अली को फिर क्या किया जाता है, कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है, जो जाके यहाँ छुपा हुआ था तिरचिरापल्ली में, क्योंकि अभी अंग्रेज डायरेक्ट शासन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर डायरेक्ट शासन करेंगे तो लोग विरोध करना चालू कर देंगे। तो अभी शासक के रूप में नहीं देख रहे थे, अभी सिर्फ ऊपर, हाँ, उनके अंदर इतना क्षमता आ गई थी कि जिसको चाहे इसको सत्ता पे हासिल करे, स्थापित करे, जिसको चाहे पद से हटा दे, किंग मेकर का भूमिका निभाने लगे थे ये लोग। अब ऐसे देख रहे हो, फिर मोहम्मद अली को इन्होंने सत्ता पर बैठाया, तब मोहम्मद अली जब इनके अंग्रेजों के सहयोग से सत्ता पे बैठा है, तो अंग्रेज जो ही चाहेंगे वो मोहम्मद अली करेगा। अब इस प्रकार से कर्नाटक और हैदराबाद दो के दोनों ही क्या हो गए बेटा, नियंत्रण में किसके आ गए, अंग्रेजों के। आई बात समझ में। तो फिर इस युद्ध की बेटा विरामी कैसे होगी, तो इस युद्ध का विराम कैसे होता है, तो कौन सी संधि होती है बेटा, पौंडीचेरी की संधि होती है ना। पौंडीचेरी की संधि के तहत इसका होता है, इस युद्ध का विराम किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो बताओ इस युद्ध को सेकंड वाले को समझ पाए, क्या कंडीशन थी हैदराबाद में, और क्या कंडीशन थी कर्नाटक में, और कैसे इनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ, और किस तरीके से उन्होंने सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास किया। समझ रहे हो। तो आगे बढ़े बेटा, यहाँ तक की बातें अगर समझ में आ गया हो तो क्या होगा बेटा, आगे बढ़ जाए। तो इससे क्या होगा बेटा, इसके बाद इस युद्ध की विरामी कैसे हुई बेटा, युद्ध की समाप्ति, युद्ध की समाप्ति लिए क्या हुआ बेटा, पौंडीचेरी की संधि ना। इससे क्या हुआ बेटा, पौंडीचेरी की क्या हो गया बेटा, संधि हो गया ना। तो इस प्रकार से पौंडीचेरी जो संधि हुई, इस प्रकार से सेकंड युद्ध क्या हुआ, कर्नाटक युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो जब संधि हुई तो फिर बातें क्या हुई, शर्त हुई होगी ना संधि में। तो संधि में बेटा शर्त क्या हुई, पहली बार फ्रांसीसी और अंग्रेजी नवाब, अंग्रेजी कंपनी नवाबों द्वारा दिए गए उपाधियों को क्या करेंगे, परित्याग करेंगे। जो अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेनापतियों या किसी को जो भी उपाधियां दी गई थी, उन उपाधियों को वो लोग क्या करेंगे, परित्याग कर देंगे। अब कोई भी पद धारण नहीं करेंगे। दूसरी बात, इनको कहा गया है दोनों कंपनियों को निश्चित किया गया कि बादशाह या नवाब के मामले में हस्तक्षेप आप नहीं करेंगे।
हम लोग का आपसी मामला हम लोग समझेंगे, पर आप लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हस्तक्षेप के कारण ही तो दूसरा सेकंड वार देख रहे हो ना, सेकंड कर्नाटक युद्ध हो गया, हस्तक्षेप नहीं किया। तीसरी बात, दोनों कंपनियां एक दूसरे से जीते हुए क्षेत्र को क्या करेंगे, वापस करेंगे, जो भी जीते थे उसको क्या करना पड़ेगा, वापस। और चौथा चीज है, दोनों कंपनियां भारत में अब कोई भी नवीन दुर्ग का निर्माण नहीं करेंगी, इससे नए घेराबंदी कुछ नहीं करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ये भारतीय राजाओं के समर्थन में किया गया संधि था। पर क्या किया जाए, अब कमजोरी तो पता चल ही गया है, तो लूटने में कितना समय लगेगा। तो ये बात समझ आई नहीं है क्या? चलिए, अगर बात समझ आएगी बेटा, तो इस डायग्राम को आप अपने नोट्स बुक में मेंशन कर सकते हैं, हैंड राइटिंग्स में। अब समझ पा रहे हैं ना कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब इस डायग्राम को कोई दे दोगे तो समझ नहीं पाएंगे कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, है ही नहीं है। तो चलिए इस युद्ध के बारे में क्या करते हैं, लिखवा भी देते हैं। ठीक, एक एक को पढ़ते चलिए, एक एक को क्या करते हैं, लिखते चलते हैं। ठीक है, अच्छा डुबले अगर नहीं गया होता तो बात कुछ बनती, और डुबले चला भी गया, इसे बुला लिया गया कहाँ, वापस। चलिए बेटा डालेंगे सेकंड कर्नाटक युद्ध। सेकंड कर्नाटक युद्ध, बोले बच्चे, बोला चालू करें। लिखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध आप लोग को पता है ना 1749 से 1754 ना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध मूलतः दो कारणों से लड़ा गया, मूलतः दो कारणों से लड़ा गया। मूलतः दो कारणों से लड़ा गया। पहला, पहला क्या लिख लेंगे बेटा, हैदराबाद, हैदराबाद एवं हैदराबाद एवं कर्नाटक के, हैदराबाद और कर्नाटक के क्या लिखें, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार को लेकर दूसरा, दोनों कंपनियों द्वारा, दोनों कंपनियों द्वारा, दोनों कंपनियों द्वारा भारत से एक दूसरे को बाहर करना था। दोनों कंपनियों को क्या करना था, दोनों कंपनियों को द्वारा भारत से एक दूसरे को क्या करना था बेटा, बाहर करना था। अगला पॉइंट, दोनों कंपनियों ने पहली बार, दोनों कंपनियों ने पहली बार, दोनों कंपनियों ने पहली बार दक्कन के, दक्कन के क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय राजनीतिक में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। इस समय कर्नाटक एवं हैदराबाद में, इस समय कर्नाटक एवं हैदराबाद में, कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ा था। उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ा था। बात सही बच्चे, दोनों को लेकर युद्ध छिड़ा था। अब इसका मौका कौन उठाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी, क्योंकि उनको चाहिए था कोई ना कोई एक तरीका उनके अंदर इंटरफेयर करने का। अब इसमें इंटरफेयर करने का मौका मिला तो अंदर प्रवेश करेंगे।
लिखेंगे अगला पॉइंट। कर्नाटक में चार साहब एवं अनरुद्दीन के बीच यही संघर्ष था। कर्नाटक में किसके किसके बीच में संघर्ष था? चांद साहब और, अच्छा चांद साहब को ही चंदा साहब भी लिखा जाता है ना, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। अनरुद्दीन के बीच संघर्ष था तथा हैदराबाद में मुजफ्फर जंग एवं नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। फ्रांसीसी वायसराय डुप्ले ने कर्नाटक में चंदा साहब एवं हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया और तीनों ने मिलकर 3 अगस्त 1949 में बेल्लोर के समीप अंबुर के युद्ध में 1749 भाई, मैंने बताया था आपको पहले ही, और गलती से 1949 बोल दे रहा हूं तो आप लोग जान लीजिएगा कि दिमाग में ये चीजें घट की रहती ना हमेशा, तो 1749 ही डालिएगा। 1749 में बेल्लोर के समीप अंबुर के युद्ध में अनरुद्दीन को पराजित करके हत्या कर दिया। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भागकर तिरुचिरापल्ली के किले में छिप गया। तब चंदा साहब ने तिरुचिरापल्ली पर अधिकार करने के लिए घेरा डाला। तिरुचिरापल्ली पर अधिकार करने के लिए घेरा डाला। डुप्ले की तरफ से मेजरला
मेजल्ला इसकी या इसका मदद कर रहा था, इसका मदद कर रहा था। इसका मदद कर रहा था। अंग्रेजी गवर्नर सैंडर्स ने अंग्रेजी गवर्नर सैंडर्स ने तिरुचिरापल्ली को बचाने के लिए सेना भेजी। अंग्रेजी गवर्नर सैंडर्स ने तिरुचिरापल्ली को बचाने के लिए सेना भेजी। सेना भेजी भेजी और इसी समय लॉर्ड क्लाइव कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर आक्रमण का आदेश दिया। कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मजबूर होकर चंदा साहब को आरकाट बचाने के लिए तिरुचिरापल्ली का घेरा उठाना पड़ा। लेकिन इससे पूर्व अंग्रेजी सेनाओं ने आरकाट में चंदा साहब के पुत्र रजा खां को पराजित करके अधिकार कर लिया। अब जाहिर सी बात है, अब चंदा साहब कहाँ से निकल चुके हैं? तिरुचिरापल्ली से भी, और वहां भी अंग्रेजी सेना सैंडर्स ने भेज दिया था। अब धीरे धीरे अब वहां तिरुचिरापल्ली को भी कंट्रोल कौन कर लिया? अंग्रेज। इसको भी कौन कंट्रोल कर लिया? आरकाट को भी अंग्रेज। नीचे लिखेंगे बेटा, अधिकार कर लिया। और इस तरह तिरुचिरापल्ली एवं आरकाट दोनों चंदा साहब के हाथ से तिरुचिरापल्ली एवं आरकाट दोनों चंदा साहब के हाथ से चला गया। और अंततः मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बनता है।
क्या हो गया बेटा? मोहम्मद अली कर्नाटक क्या बन गया बच्चे? नवाब। नीचे अगला पॉइंट से, आर्काट के पराजय के बाद, आर्काट के पराजय के बाद, आर्काट के पराजय के बाद फ्रांसीसियों का भाग्य, फ्रांसीसियों का भाग्य प्रतिकूल हो गया, फ्रांसीसियों का भाग्य प्रतिकूल हो गया, प्रतिकूल हो गया क्योंकि क्योंकि फ्रांस ने डुप्ले को वापस बुला लिया, फ्रांस ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर, और उसके स्थान पर गोडेहो, गोडेहो को गवर्नर बनाया, गोडेहो को गवर्नर बनाया, गोडेहो को क्या बनाया बच्चे? गवर्नर बनाया। अगले पॉइंट से, गोडोहो ने, गोदेहो ने अंग्रेजों से, अंग्रेजों से दिसंबर 1754 में, दिसंबर 1754 में, दिसंबर 1754 में पौंडीचेरी की संधि किया, पौंडीचेरी की संधि किया, संधि किया और युद्ध को समाप्त किया, और युद्ध को समाप्त किया। अब डालेंगे पौंडीचेरी संधि का परिणाम, पौंडीचेरी संधि का परिणाम, लेकिन बच्चे क्या क्या परिणाम हुए इसके? फ्रांसीसी और अंग्रेजी नवाब कंपनियां, फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी कंपनियां, फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी कंपनी नवाब द्वारा दिए गए पदों एवं क्या लिखे बच्चे? पदों एवं उपाधियों का परित्याग करेंगे, परित्याग करेंगे। दूसरा पॉइंट, दोनों कंपनियों ने निश्चित किया कि, दोनों कंपनियों ने निश्चित किया कि, दोनों कंपनियों ने निश्चित किया कि निश्चित किया कि बादशाह एवं नवाब के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बादशाह एवं नवाब के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, दोनों कंपनियों ने, दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को, एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्रों को वापस करेंगे, वापस करेंगे। चौथा,
दोनों कंपनियों भारत में नवीन दुर्गों का निर्माण नहीं करेंगे। नवीन दुर्गों का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, अब लिखेंगे अगला पॉइंट। पौंडीचेरी की संधि से फ्रांसीसियों को बहुत नुकसान पहुंचा। डुप्ले ने कहा था कि गोदेहो ने देश के विनाश पर एवं राष्ट्र के विनाश पर हस्ताक्षर किया था। अगला पॉइंट, पौंडीचेरी की संधि ने अंग्रेजों को बड़ा लाभ पहुंचाया। यद्यपि डुप्ले के पराजय का तत्कालीन एवं मुख्य कारण फ्रांस स्थित अधिकारियों से आदेश लेना था क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी राज नियंत्रण में कार्य कर रहे थे। परिस्थितियों के लिखेंगे, कार्य कर रहे थे, लिख लेना। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार फ्रांसीसी निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं थे। इसका मतलब समझ लो बच्चे, जाहिर सी बात है, आप ध्यान समझिए कि जब ब्रिटिश कंपनी आई थी तो उसने क्या था, पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति वहीं से ले लिया था। अब यहाँ वो चाहे जो कर रही थी उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो राज्य के अंदर काम कर रही थी, राज्य की अनुमति पर कार्य कर रही थी। तो यहाँ कोई भी नियम कानून अगर चेंज करना है तो वहां से उनको आदेश लेना पड़ता था, ये करे कि ना करें। अब जैसी परिस्थितियां थी, अगर वैसा डिसीजन तुरंत ले लिया जाए तो उसका रिस्पांस अच्छा होगा। अब बताइए, परेशानियां हमको पता है कि यहाँ क्या है। अब डिसीजन कहाँ लिया जाता था, फ्रांस में।
तो ऐसी जगहों पे क्या निर्णय सही हो सकता है? नहीं ना। तो ये भी तो कारण बनता है फ्रांसीसियो के हारने का। बताइए भैया। हाँ, तो आप डालेंगे बेटा, थोड़ा सा कोटेशन लिख लीजिए, एक दो कोटेशन लिख लीजिए आप लोग, सेंटेंस फॉर्म में फट से लिख लीजिए। बोले लिखेंगे, मालेसेन मालेसन के अनुसार, मालेसन के अनुसार, मालेसन के अनुसार डुप्ले 2 वर्ष और मालेसन के अनुसार डुप्ले 2 वर्ष और भारत में रह गया होता, मालेसन के अनुसार डुप्ले 2 वर्ष भारत में रह गया होता तो बंगाल का धन अंग्रेजों के बजाय फ्रांसीसियों को मिलता। एक इसका करना था बेटा, मालेसन का। तो भाई उन्होंने बात सही ही कहा, क्योंकि डुप्ले चला गया, देख रहे हो स्थिति गड़बड़ा गई। अगला पॉइंट, अगला कोटेशन एक और लिख लीजिए बेटा। डॉक्टर सुंदरलाल के अनुसार, डॉक्टर सुंदरलाल के अनुसार कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध वह चट्टान था जिससे टकराकर डुप्ले एवं फ्रांसीसियों की इच्छाएं चकनाचूर हो गई। अब बात सही है बच्चे, ठीक है। अच्छा, इसी साथ आप क्या करिए, मैं लिखवा रहा हूँ, इसी साथ तीसरा कर्नाटक युद्ध लिख लीजिए, और फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना। इसको इसी लगे, आप लिख ही रहे तो लिख ही लीजिए, लगातार फ्लो बना हुआ है, तब क्या करिए, लिख डालिए। डालेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763, 1756 से 1763, ठीक है भाई। लिखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण, तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण यूरोप में होने वाली सप्तवर्षीय युद्ध था जो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया, जो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों कंपनियों का तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट लिखेंगे बेटा, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे। युद्ध की शुरुआत 16
क्लायू की तरफ से युद्ध की शुरुआत, क्लायू की तरफ से, क्लायू की तरफ से फ्रांसीसी क्षेत्र, फ्रांसीसी क्षेत्र चंद्रनगर पर, चंद्रनगर पर, चंद्रनगर पर अधिकार करके, अधिकार, ऐसे लिखेंगे, अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, जिसके प्रति जिसके प्रति उत्तर में, जिसके प्रति उत्तर में फ्रांसीसी वायसराय, फ्रांसीसी वायसराय काउंटर डी लाली, काउंटर डी लाली अंग्रेजों के केंद्र, अंग्रेजों के केंद्र सेंट डेविस पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। अगला पॉइंट, काउंटर डी लाली ने, काउंटर डी लाली ने मद्रास को जीतने के लिए, मद्रास को जीतने के लिए मद्रास को जीतने के लिए जल सेना नायक, जल सेना नायक द एक, जल सेना नायक द, क्या लिखे हैं, द एक, हाँ, द एक ने, द एक से मदद मांगी, द एक से मदद मांगी, लेकिन लेकिन अंग्रेजी सेनानायक, अंग्रेजी सेनानायक, सेनानायक कोंकाक ने, कोंकाक, कोंकाक ने उसे पराजित कर दिया, कोंकाक ने उसे पराजित कर दिया। और अपन तत्पश्चात, तत्पश्चात काउंटर डी लाली ने, काउंटर डी लाली ने हैदराबाद से, हैदराबाद से बुस्सी की सहायता से, सहायता मांगी, बुस्सी की सहायता से, सहायता मतलब क्या लिखिए, तत्पश्चात काउंटर डी लाली हैदराबाद से बुस्सी से सहायता मांगी, लेकिन लेकिन इस समय क्लायू ने, इस समय क्लायू ने अंग्रेजी सेना, रॉबर्ट क्लायू ने अंग्रेजी सेना हैदराबाद पर आक्रमण के लिए भेज दिया, हैदराबाद में आक्रमण के लिए भेज दिया। भेज दिया। अंततः फ्रांसीसी, अंततः फ्रांसीसी मद्रास एवं हैदराबाद दोनों हार गए, दोनों हार गए। पौंडीचेरी व मद्रास के बीच, पौंडीचेरी
वो मद्रास के बीच वांडीवास नामक स्थान पर अंग्रेजी सेनानायक आयरकुट ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। इस युद्ध के उपरांत भारत में फ्रांसीसियों प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। तथा 1763 में पेरिस के संधि के तहत युद्ध की समाप्ति हो गई और इसके पश्चात अब कोई यूरोपीय कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं रह पाई और व्यापार पर लगभग क्या बेटा कहते हैं व्यापार पर लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। चलिए बच्चे, आइए, तो हमने क्या किया, तीसरे कर्नाटक युद्ध को भी क्या किया, पूर्णतः लिख लिया। और एक बार से क्या करते हैं, फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से कैसे क्या क्या चीजें हुई ना बच्चे। हाँ, लिखते समय आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। और जो बची हुई चीजें हैं उसे क्या करेंगे, अब समझ लेंगे। आइए चलिए, तो फटाफट, क्योंकि आज इस यूनिट को खत्म करना है और कल से हम लोग का चलेगा मुगल उत्तर शासन। तो अगला यूनिट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं, आज इस यूनिट को 10 मिनट एक्स्ट्रा ही जाए, क्या करें, पर इसे अब समाप्त ही कर लेते हैं ना। तो डालेंगे बेटा कर्नाटक तृतीय युद्ध। कर्नाटक तृतीय युद्ध। तो कर्नाटक तृतीय युद्ध बेटा कब से कब चला था? हाँ, तो आप लोग को पता 1700 कब से था, 1700 हाँ 1756 से था बेटा, 1756 से 1763 ना, 1756 से 1763। सबसे बेटा पहली बात तो ये बताना चाहिए कि कौन सी युद्ध कई बार मिलान के लिए भी आ जाता है ना, तो आपको याद रहे। अब बच्चे, सबसे बड़ी कारण है कि इस युद्ध के होने के पीछे कारण क्या था बेटा, इसका सबसे पहला बेटा कारण की बात करेंगे
तो यूरोप में क्या हुआ था ना, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, मतलब वही फ्रांसीसी और इंग्लैंड फिर से लड़ना चालू कर दिए थे। तो इससे क्या हुआ, जहाँ जहाँ युद्ध होना चालू हुआ था वहाँ जहाँ जहाँ फ्रांसीसी अंग्रेज थे वहाँ वहाँ ये भी लड़ना चालू कर दिए। तो पहली बात तो क्या बेटा था, यूरोप में, 7 वर्ष यानी 7 साल का। हाँ बेटा इसीलिए ना ये युद्ध 7 वर्ष चला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था सप्तवर्षीय युद्ध चला गया था। क्या बोलते हैं, सप्तवर्षीय, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य, जिसका परिणाम भारत में दिखाई। यह बेटा परिणाम की बजाय आप क्या लिख लीजिए बेटा, प्रभाव, जिसका प्रभाव भारत में भी दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात बेटा क्या था इसमें, आप देखते रहो एक तरीके से जो फ्रांसीसी थे पूरी तरीके से अंग्रेजों से मात खा चुके थे। तो इनके मन में एक चीज और भी चल रहा था, क्या चल रहा था बेटा, फ्रांसीसी द्वारा अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को क्या करना था, वापस लेना था। किससे लेना था, अंग्रेजों से। तो भैया प्रतिष्ठा को वापस लेना था, लोग कौन मना कर रहा है, पर जाके फ्रांस में लो, ये भारत में क्या कर रहे हो तुम लोग, पर क्या करेंगे, जहां मिल जाएगा मौका वहीं ले लेंगे। तो दूसरी बात बेटा क्या सीखते हैं, फ्रांसीसी के द्वारा खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लेना था। क्या करना था बेटा, वापस लेना था। तो ये जरा देखते हैं कि इस युद्ध के होता है कैसे और क्या कंडीशन होती है बच्चे ना। आइए देख पहले बनाते बच्चे, ये बेटा हमारा क्या है, भारत वाला हिस्सा है। अब जरा सा इस भारत वाले हिस्से में देखिए कहाँ पर क्या क्या है बच्चे ना। तो अगर आप लोग को मैंने बताया था कि आपको जस्ट इसके पहले वाले में बताया था, अब यहाँ भी बता रहा बच्चे, तो आप ध्यान से बच्चे क्या क्या हुआ था। तो यहाँ तो आप जानते हैं क्या बच्चे हैं, यहाँ पर स्थान किसका है, पौंडीचेरी है। कौन से बच्चे है, पौंडीचेरी है। क्या है बेटा, यहाँ क्या था, पौंडीचेरी है बेटा। अब इस पौंडीचेरी में बताओ कौन था, तो आज इस पौंडीचेरी में आप लोग को पता है कौन था बेटा, फ्रांसीसी थे। अब यहीं पर एक स्थान और है बेटा, इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम मैंने बताया था क्या था, सेंट डेविस था। कौन था बेटा, सेंट डेविस। अब ये सेंट डेविस किसका था बेटा, ये भी फ्रांसीसी का था। उसके बाद यहाँ पर एक स्थान और था बेटा, अब इस स्थान का हमने नाम क्या रखा था बेटा, क्या रखा था बेटा, क्या था, पूरा एरिया जो था क्या था, हैदराबाद ना। क्या लिखे बेटा, या मद्रास, क्या लिखे बच्चे, पहले मद्रास था ना, क्या लिखेंगे, मद्रास था। और फिर ये बेटा क्या था, आपका क्या था, हैदराबाद था बेटा। और ऊपर चले जाएंगे बेटा क्या था, बंगाल था। क्या था बच्चे, बंगाल था। ये पूरा एरिया में क्या था बच्चे, बंगाल था। अब यहाँ क्या था बेटा, यहाँ पे क्या था, चंद्रनगर। अब बेटा ध्यान देना, बंगाल में कौन थे बेटा, ब्रिटिश थे। बंगाल में कौन थे बच्चा, ब्रिटिश थे। और मद्रास में भी आप लोग को पता है कौन थे बेटा, ब्रिटिश ही थे, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि कैसे क्या चीजें संघर्ष चालू होती है ना। तो ये संघर्षों को देखना चालू करते बेटा। अब होता क्या है, सबसे पहली बात तो बंगाल में अंग्रेजी सेना नायक जानते कौन था, नेतृत्व कौन था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। यह कौन करता बेटा, रॉबर्ट क्लाइव। अब प्रारंभ में क्लाइव ने क्या किया कि बंगाल के चंद्रनगर पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इसने क्या किया बेटा, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इस समय यहाँ का बंगाल का जो नेतृत्व था, बंगाल का नेतृत्व कौन कर रहा था आपसे बताओ, तो बंगाल का नेतृत्व कौन कर रहा था, बंगाल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो कौन कर रहा था बेटा,
रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नेतृत्व कौन कर रहा था बेटा, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। यहाँ से किसका था, इंग्लैंड का ना, ध्यान देना। तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और रॉबर्ट क्लाइव ने किया क्या बेटा, प्रारंभ में क्या किया, ये जो चंद्रनगर दिखाई दे रहा है ना बेटा, इस चंद्रनगर में ध्यान देना कौन सी किसकी फैक्ट्री थी, तो चंद्रनगर में ध्यान देना फ्रांसीसी फैक्ट्री थी। यहाँ कौन थी, फ्रांसीसी फैक्ट्री। ये जो फ्रांसीसी फैक्ट्री थी बेटा, इस फ्रांसीसी फैक्ट्री को क्या किया, यहाँ बंगाल के नेतृत्व कर रहा था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, चंद्रनगर को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसने क्या किया बेटा, रॉबर्ट क्लाइव ने, इसने चंद्रनगर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और जब चंद्रनगर पे अधिकार कर लिया बेटा, अधिकार कर लिया, किसने कर लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने। और जब इसने अधिकार कर लिया तब हुआ क्या, इसके बाद होता क्या जानते हो, तो यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है सेंट डेविस। और सेंट डेविस जो स्थान है बेटा वो किसका था, अंग्रेजों का था। ये जो सेंट डेविस स्थान है बेटा, ये जो आप सेंट डेविस स्थान देख रहे हो ये वाला, तो ये सेंट डेविस स्थान किसका है बच्चे, तो सेंट डेविस स्थान किसका है, ध्यान देना, इस पर अधिकार अंग्रेजों का था। किसका था बच्चे, अंग्रेजों का था। तो यहाँ से अधिकार किसका था बेटा, अंग्रेजों को। तो जब इन्होंने चंद्रनगर को कंट्रोल कर लिया ना, तो यहाँ से ब्रिटिश पहुंचे, और ब्रिटिश ने क्या किया, इस वाले एरिया को क्या किया, सेंट डेविस को जीत लिया, फ्रांसीसी, क्योंकि वहां ने किसको कंट्रोल कर लिया, चंद्रनगर को। तो इन्होंने कहा अगर आपने हमारा वो जीता है तो हम आपका क्या करेंगे, ये जीत लेंगे। तो यहाँ पे किसका अधिकार था, अंग्रेजों का। यहाँ पे क्या किया, सेंट डेविस पर फ्रांसीसी कब्जा कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, तो फ्रांसीसी क्या करते हैं, सेंट डेविस पे क्या करते हैं बच्चे, कब्जा कर लेते हैं। जब कब्जा कर लेते हैं तो उसमें ध्यान देना, फ्रांसीसी वायसराय कौन था, काउंटर डी लाली। कौन था बेटा, इसने कब्जा कौन किया था बेटा, उसमें कौन था, फ्रांसीसी कौन था, वायसराय कौन था, काउंटर डी लाली। और उसने क्या किया था, इस चंद्रनगर को क्या करना था, छुड़वाना भी था। तो उस समय बेटा ध्यान देना, अगर मैं, चलो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। तो इसे क्या बेटा, इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजी सेना नायक, ध्यान देना बच्चे, इसके बाद क्या था, फ्रांसीसी वायसराय कौन था, काउंटर डी लाली। फ्रांसीसी सेना नायक काउंटर डी लाली। तो काउंटर डी लाली था ना बेटा, इन्होंने क्या किया उस समय, ध्यान देना, काउंटर डी जो लाली था, उन्होंने फ्रांसीसी जल सेना, उसमें कौन था, नायक कौन था, द एक, मैंने बताया था ना आपको, बताया था फ्रांसीसी सेना नायक कौन था, काउंटर डी लाली था। और उस समय बेटा ध्यान देना, अगर दूसरी बात करें, फ्रांसीसी जल सेना नायक कौन था, फ्रांसीसी, ये तो सेना नायक था बेटा, और ये जल सेना नायक कौन था बेटा, नायक कौन था, द एक, कौन था बच्चे, द एक था। अब ये दोनों थे बेटा। अब हुआ क्या, तो इन्होंने क्या किया बेटा, हैदराबाद में, ध्यान देना, इसके बाद बेटा क्या होता है, और हैदराबाद में फ्रांसीसी सेना नायक कौन था, बुशी था। ये बच्चा क्या है, हैदराबाद है, हैदराबाद में फ्रांसीसी सेना नायक कौन था बेटा, बुशी। तो कौन था बच्चे, बुशी था। कौन, फ्रांसीसी सेना नायक कौन, हैदराबाद में बुशी था। अब यहाँ पे कौन था, फ्रांसीसी जल सेना नायक कौन था बेटा, द एक था। कौन था बेटा, द एक था। जबकि फ्रांसीसी सेना नायक कौन था, काउंटर डी लाली। और वहीं पे हैदराबाद में कौन था, फ्रांसीसी सेना नायक कौन था बच्चे, बुशी था। तो जब बुशी था तो इसके बाद बेटा होता क्या है, इसके बाद होता क्या है ना, हैदराबाद में बुशी का शासक था जो फ्रांसीसी का था। इस पे शासक किसका था बेटा, फ्रांसीसी का था। तो अंग्रेजी सेना नायक आयरकूट जो था, अंग्रेजी सेना नायक कौन था बेटा, अंग्रेज आयरकूट था। और जो आयरकूट था बेटा, उसने क्या किया, 1760 में वांडीवास में फ्रांसीसियों को क्या किया, यहाँ पे हरा दिया इसको। क्या किया बेटा, इसके बाद, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजी सेना नायक कौन बेटा, अंग्रेजी सेना नायक आयरकूट ने वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में क्या किया बेटा,
क्या किया, फ्रांसीसी काउंटर डी लाली को क्या किया बेटा, पराजित कर दिया। युद्ध में वांडीवास के युद्ध में आयरकूट ने, नहीं बेटा, किसको, फ्रांसीसी काउंटर, ध्यान देना 1760 में क्या, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेनानायक काउंटर डी लाली को हरा दिया। क्या किया बच्चे, इसने हरा दिया। और जब हरा दिया इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से अब क्या किया, जहाँ जहाँ फ्रांसीसी थे उन्होंने क्या किया, उनको पराजित कर दिया। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, पूरे इस वाले क्षेत्र पे भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब इस बार इस तरीके से उन्होंने क्या किया, कब्जा किया। और इस युद्ध की समाप्ति 7 वर्ष चल रहा था। तो कौन संधि हुई बेटा, लास्ट में कौन थी, पेरिस की 1763 में पेरिस के संधि के तहत क्या हुआ, संधि के तहत युद्ध समाप्ति, इस तरीके से युद्ध को क्या कर दिया गया, समाप्ति कर दिया गया। तो काउंटर डी लाली क्या था, काउंटर डी लाली कौन था बेटा, फ्रांसीसी सेनानायक था जो उसमें पूर्णतः नेतृत्व कर रहा था। और अंग्रेजी सेनानायक कौन बचा था बेटा, आयरकूट। इन दोनों के बीच में क्या होता है, अंततः फिर संघर्ष एक बार होता है। और कहाँ होता है, वांडीवास के स्थान पर। और वांडीवास के स्थान पे होता है, कब होता है, 1760 में। तो वहाँ फ्रांसीसी पूर्णतः क्या हो जाते हैं बच्चे, हार जाते हैं, जितने भी फ्रांसीसी थे। जब पूरे हार जाते हैं तो अंग्रेजों की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और यहाँ से कहा जाता है कि फ्रांसीसी का अस्तित्व समाप्त होता है और अंग्रेजों का वर्चस्व पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अपने चरम सीमा पे आ जाता है। क्यों, क्योंकि इससे उन्होंने क्या किया, हैदराबाद और प्लस कर्नाटक दोनों के क्षेत्रों को क्या कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है बच्चे। तो यहाँ से हमारा जो ये था कर्नाटक युद्ध था, वो कर्नाटक युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है। पर अब इसके बाद बेटा हम लोग बंगाल क्षेत्र में चलेंगे। अभी बंगाल क्षेत्र में मुर्शिद कुली खान सभी को पढ़ना है सीक्वेंसिंग से। अब देखेंगे बंगाल में अब लोग, अब देखो अब फ्रांसीसी तो बाहर हो गए, क्योंकि अभी तक यहाँ पढ़ाना इसलिए था कर्नाटक युद्ध, क्योंकि हमको कुल मिला के जितने भी यूरोपीय कंपनी आए थे उसमें से अंततः बचता कौन है, और कैसे इन्होंने अपने प्रभुत्व को, अंग्रेजों ने अपने प्रभुत्व को स्थापित किया। अब उन्होंने देखा अपने प्रभुत्व को क्या कर लिया, स्थापित कर लिया है। अब देखेंगे जो और बचे हुए साम्राज्य हैं, जैसे हमारा मुगल सल्तनत बचा हुआ है, अवध बचा हुआ है, बंगाल है, इधर मराठा है, इन सभी पे देखो कैसे धीरे धीरे ये लोग नियंत्रण करते हैं। हाँ, कैसे पूरी तरीके से भारत में देखोगे फैलेंगे, तभी बंगाल क्षेत्र तब चलेंगे। पर इसके पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे, मुगल सल्तनत का अंतिम दौर। प्रारंभिक दौर नहीं पढ़ेंगे, प्रारंभिक दौर तो आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे कहानियों को कनेक्ट करना होगा, तो बातों को समझने के लिए हमको पढ़ना जरूरी है। चलिए आज क्लास को क्या रखते हैं बच्चे, यही रखते हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे, अगले यूनिट में फेस करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।